नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं लक्ष्मीकांत शर्मा आज की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस कक्षा में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 10 हेतु निर्धारित पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से लेखक यशपाल द्वारा लिखित एक निबंध, जो कि एक व्यंग्य के रूप में, एक कहानी के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, लखनवी अंदाज। तो आज की अपनी ये कक्षा शुरू करते हैं और देखते हैं प्रस्तुत लेख के माध्यम से लेखक यशपाल ने अपने क्या विचार व्यक्त किए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इनके परिचय की बात करें। यशपाल का जन्म सन 1903 ईस्वी में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। यशपाल जी का जन्म 1903 ईस्वी को पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया और वहीं पर उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। तो स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ने के कारण इनको जेल की यात्रा भी करनी पड़ी और इनका निधन सन 1976 ईस्वी को हुआ। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। उनके कहानी संग्रहों में यशपाल ने जो कहानी संग्रह लिखे उनमें ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वादुलिया, फूलों का कुर्ता आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उनका झूठा सच उपन्यास भारत पाकिस्तान के विभाजन की त्रासद घटना को लेकर के लिखा गया एक मार्मिक दस्तावेज है, जो कि इनका श्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है और इस उपन्यास के लिए यशपाल जी को साहित्य अकादमी द्वारा सम्मानित भी किया गया। अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात आदि उनके अन्य उपन्यास हैं। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि स्वाभाविक भाषा में बोलचाल की सरल सहज भाषा में उन्होंने अपनी बात कही और बखूबी कही। यहाँ पर जो इनका लेख दिया गया है, एक व्यंग्य दिया गया है, लखनवी अंदाज। तो इस लेख को लिखने के पीछे लेखक का उद्देश्य क्या रहा, या ये कहें कि प्रस्तुत लेख के माध्यम से लेखक हमें क्या संदेश देना चाहता है। तो सबसे पहले इसके वर्ण विषय की बात करें तो यूं तो यशपाल जी ने लखनवी अंदाज व्यंग्य यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इसको पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। कहना न होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। तो यहाँ पर एक शब्द दिया गया है, परजीवी संस्कृति। तो ये परजीवी संस्कृति क्या है? परजीवी संस्कृति का आशय है दूसरी संस्कृति पर आश्रित रह करके अपना जीवन जीना। हम अपनी संस्कृति को भूल करके दिखावे की संस्कृति को अपना रहे हैं। लेखक ने इस प्रकार के दिखावे या आडंबर पूर्ण व्यवहार को ही परजीवी संस्कृति कहा है।
अब यहाँ पर एक बार यदि हम चर्चा करें कि ये जहाँ कहानी यहाँ पर दी गई लखनवी अंदाज शीर्षक से, इस कहानी के माध्यम से लेखक संदेश क्या देना चाहता है, क्यों इस कहानी को लेखक लिखना चाहता है। तो दोस्तों आपको बताएं कि लेखक इस कहानी के माध्यम से यह संदेश देना चाहता है कि बनावटी जीवन शैली को त्याग कर हमें वास्तविकता को ही अपनाना चाहिए और उसे ही दूसरों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। इससे ही हमारा सम्मान दूसरों की निगाहों में बढ़ता है। कहानी के पात्र नवाब साहब की तरह केवल स्वाद और गंध से पेट नहीं भरा जा सकता है। जैसा कि एक व्यंग्य है, नवाब साहब खीरे को काट करके जब उसका सेवन करते हैं तो सेवन करने का उनका एक अलग ही ढंग है। खीरे को करीने से काटते हैं, सजाते हैं, उस पर नमक मिर्च बुरकाते हैं, मुंह के पास ले जाते हैं और स्वादन की कल्पना मात्र से ही उनका पेट भर जाता है और बाहर फेंक देते हैं। तो यहाँ पर लेखक बताना चाहता है कि इस बनावटीपन से भरी जिंदगी से हमें बचना चाहिए। इसके साथ ही कहानी लेखन के लिए घटना, पात्र और विचार आवश्यक हैं, क्योंकि बिना विचारों की कहानी नहीं लिखी जा सकती। बिना घटना के कहानी आगे बढ़ नहीं सकती है और पात्रों के बिना कहानी कहीं नहीं जा सकती है। तो किसी भी कहानी को लिखने के लिए इन तीनों तत्वों की आवश्यकता होती है। इनके बिना कहानी की परिकल्पना करना भी मुश्किल है। यही बात प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक यशपाल बताना चाहते हैं। तो अब शुरू करते हैं आज का अपना ये पाठ। लखनवी अंदाज बहुत ही रोचक शैली में लिखा गया एक व्यंग्य लेख है। तो यहाँ पर देखेंगे हम, मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने को उतावली में फुंकार रही थी। मुफस्सिल का अर्थ होता है केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द का स्थान, और फुंकार रही थी मतलब चलने को तैयार थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। लेखक ने सोचा कि ज़्यादा लंबा सफ़र है नहीं, तो क्यों ना हम सेकंड क्लास का टिकट ले लें, द्वितीय श्रेणी का टिकट ले लें। इसमें खिड़की के पास बैठ करके प्राकृतिक दृश्य को भी निहारा जा सकता है, साथ ही खाली समय में अपनी नई कहानी के लिए कोई विचार भी सोच सकते हैं। और यही सोचकर लेखक ने द्वितीय श्रेणी का टिकट ले लिया। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर दौड़कर उसमें चढ़ गए। लेखक ने यह सोचा कि डिब्बा खाली होगा, उसमें कोई नहीं होगा, और यही समझ करके वो उस डिब्बे में चढ़ जाते हैं। लेकिन अनुमान के प्रतिकूल, जैसा लेखक ने अनुमान किया था, आशा की थी, वैसा नहीं हुआ। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। निर्जन का मतलब होता है जहां कोई नहीं हो, लोगों से रहित। लेखक ने सोचा था कि डिब्बा खाली होगा, उसमें कोई नहीं होगा, लेकिन वो डिब्बा निर्जन नहीं था। तो कौन था उस डिब्बे में? एक बर्थ पर, रेल की जो सीटें होती हैं उनको बर्थ कहा जाता है। तो एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन
बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। सफ़ेद पोश का अर्थ होता है सज्जन पुरुष, भद्र पुरुष। पहनावे से इसी प्रकार लग रहे थे जैसे बहुत सज्जन व्यक्ति बैठे हों। उनके सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे हुए थे और डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। वो नवाब साहब जो भद्र पुरुष बने बैठे थे, लेखक को उस डिब्बे में चढ़ा हुआ देख करके उनकी एकांत साधना में एक तरह से हम कह सकते हैं कि उनके चेहरे पर असंतोष की आभा स्पष्ट दिखाई देने लगी, जैसे कि उनको ये गवारा ही नहीं, उनको ये स्वीकार ही नहीं कि इस डिब्बे में कोई और भी यात्रा करें। नवाब साहब के उक्त व्यवहार को देखकर लेखक सोचता है कि हो सकता है ये भी कोई हमारी तरह ही हो, शायद कोई कहानी लिखने के विचार से भीड़ भाड़ से बचने के लिए, एकांत सफर करने के लिए इस डिब्बे में आकर के बैठ गए हों। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो, कि यह भी हमारी तरह कोई लेखक हो और कहानी के लिए कोई नया विषय सोच रहे हों। या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। अपदार्थ का मतलब होता है तुच्छ, ना कुछ, मामूली। खीरे जैसी मामूली चीज का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। उसके व्यवहार को देखकर ऐसा लगता था कि हो सकता है कि वो इस संकोच में डूबा हुआ हो कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। खीरे जैसी मामूली चीज का शौक ये फरमा रहे हैं। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। आत्मसम्मान में आंखें चुराने का मतलब है कि जब नवाब साहब मिलने की या मुलाकात की कोई रुचि नहीं दिखा रहे हैं तो लेखक नहीं समझता है कि हम भी उसके साथ बातचीत करें, मुलाकात करें, इसलिए अपनी आंखों की दिशा बदल देते हैं और उसकी तरफ नहीं देखते हैं। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है लेखक जो ठहरे, इसलिए जब भी उनको खाली समय मिलता है, खाली समय में कुछ ना कुछ कल्पनाएं वो करते रहते हैं। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान लगाने लगे। बैठे बैठे नवाब साहब के चेहरे पर जो असंतोष की आभा दिखाई दे रही थी, ये किस कारण से हुई? क्या नवाब साहब सोच रहे होंगे? इन सब बातों के बारे में लेखक अनुमान लगाने लगता है और सोचते हैं कि संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा करने के अनुमान से, किफायत के विचार से, किफायत का अर्थ होता है बचत, कि एकांत में हम यात्रा कर लेंगे और बचत भी हो जाएगी, और इसी विचार से इन्होंने सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया होगा। और अब उन्हें गवारा नहीं, गवारा अर्थ होता है स्वीकार, और अब उन्हें ये स्वीकार नहीं कि शहर का कोई सफ़ेद पोश शब्द फिर वहीं पे यहाँ पर दिया गया है, जिसका अर्थ होता है भद्र पुरुष, कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मजले दर्जे में सफ़र करता देखे। शायद नवाब साहब को अब ये स्वीकार नहीं है कि लोग उन्हें सामान्य श्रेणी का समझें। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे, और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं, क्योंकि खीरा पहले ही कहा है अपदार्थ वस्तु, एक मामूली चीज़ खीरे को बताया। तो लोगों के सामने जो भद्र पुरुष सज्जन बनने का नाटक कर रहे थे, वो खीरे जैसी मामूली चीज़ को अब कैसे खाएं?
हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। कनखियों से देखना मतलब तिरछी निगाहों से देखना। लेखक कहता है कि नवाब साहब के इस व्यवहार को हम बड़ी शालीनता से नजरें चुरा कर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की के बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। हमारी ओर वो ध्यान भी नहीं देते हैं और खिड़की के बाहर देखते रहते हैं और स्थिति को भांपने की कोशिश करते हैं। कुछ समय ऐसा करने के उपरांत अचानक से जैसे उनका ध्यान हमारी ओर गया और उन्होंने हमारी ओर मुखातिब होकर के संबोधन किया। क्या संबोधन किया कि ओ, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया कि ओ, आदाब अर्ज है, जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे। आदाब अर्ज उर्दू का एक संबोधन मात्र है, नमस्कार वगैरह अभिवादन करने का एक शब्द है। और उन्होंने प्रस्ताव रखा कि आप भी खीरे का शौक फरमाएं, क्या आप भी खीरा खाएंगे। नवाब साहब का भाव, ये अचानक भाव परिवर्तन, सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। लेखक को इस प्रकार से अचानक अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना अच्छा नहीं लगा और लेखक ने अनुमान लगा लिया कि आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं, कि आप खुद शरीफ बनना चाहते हैं और शराफत का चोला ओढ़े हमें एक सामान्य लोगों की हरकतों की श्रेणी में गिन लेना चाहते हैं न। और हमने, तो लेखक कहता है कि उसके इस व्यवहार को देख करके हमने जवाब दिया कि शुक्रिया, किबला शौक फरमाए। शुक्रिया का अर्थ होता है धन्यवाद और किबला का अर्थ मतलब होता है कृपया, कि धन्यवाद, कृपया आप खीरा खाएं, शौक फरमाएं, आप अपने शौक को पूरा कीजिए, आप खीरे का रसास्वादन कीजिए। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की के बाहर गौर किया, देखा और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। उन्होंने फिर सोच करके उन्होंने दृढ़ होकर के खीरों के नीचे बिछे तौलिए को निकाल लिया कि अब तो इसको समेटना ही है। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया, तौलिए से पोंछ लिया, जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सर काटे और उन्हें गोदकर झाग निकाला। तो यहां पर लेखक यह भी बताना चाहता है कि जो महाशय भद्र पुरुष बनने का नाटक कर रहे थे, उनका व्यवहार कतई ही भद्र पुरुष वाला नहीं था। व्यवहार को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो सामान्य श्रेणी के कोई व्यक्ति हैं जो यहीं रेलवे स्टेशन के आसपास खीरे बेचने का कोई काम करते होंगे, और वो यहाँ पर हमारे सामने या दिखावे के चक्कर में नवाब साहब की तरह बड़ा आदमी बनने का स्वांग रचा रहे हैं। और क्या करते हैं, फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर, एहतियात का मतलब होता है सावधानी पूर्वक खीरों को छीलते हैं और जो खीरे की फांकें होती हैं उनको करीने से तौलिए पर सजाते गए। करीने से मतलब होता है ढंग से, तरीके से। लखनऊ स्टेशन पर अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो व्यवहार नवाब साहब कर रहे थे वैसा व्यवहार कौन लोग करते हैं। तो आप इस पैराग्राफ में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं वो तुरंत। तो नवाब साहब ने बहुत करीने से
खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक यानी जीरे में नमक मिला हुआ और लाल मिर्च का जो पाउडर है, सुर्खी है, वो उस खीरे की फांकों पर छिड़क दिया। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा का अर्थ होता है हाव भाव, क्रिया प्रतिक्रिया। शरीर के जो हाव भाव थे और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट होता था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। खीरे के मधुर स्वाद की कल्पना मात्र से ही उनके मुंह में पानी भर रहा था। जबड़े हिल रहे हैं, तो यहां पर दिया जबड़ों के स्फुरण। स्फुरण का मतलब होता है फड़फड़ाना। चेहरे को देखकर लग रहा था जैसे जबड़े हिल रहे हों। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियां रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नजरों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया और फिर से कहा कि वल्ला शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। ये दिया गया है लखनऊ का बालम खीरा। खीरे की एक नस्ल है जो यूपी उत्तर प्रदेश में बहुत होती है और उत्तम किस्म का खीरा माना जाता है, स्वादिष्ट होता है। तो नवाब साहब ने फिर कहा कि कृपया आप भी शौक कीजिए, आप भी लीजिए, लखनऊ का बहुत ही उम्दा खीरा है ये। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांके देखकर, पनियाती का मतलब होता है पानी भर जाना, तो नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांके देखकर मुंह में पानी जरूर आ रहा था। लेखक कहता है कि हमारा भी मन कर रहा था कि हम भी खीरे का आस्वादन करें, लेकिन पहले इनकार कर चुके थे, इसलिए आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। आत्मसम्मान निभाना का मतलब है कि पहले मना कर चुके थे तो हम अब मना करना स्वाभाविक था, इसलिए उत्तर दिया शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही। तलब का मतलब होता है इच्छा, और लेखक ने कहा कि इस समय हमारी खाने की कोई इच्छा नहीं है। और फिर उन्होंने तर्क दिया कि मेरा मैदा भी कमज़ोर है। मैदा मतलब होता है आमाशय, आंत या लीवर, कमज़ोर है और खीरा मैदे पर ज़्यादा असर डालता है, इसलिए मैं नहीं खा सकता, मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। किबला शौक फरमाएं। सम्मान के रूप में वापस लेखक उसे कहते हैं कि कृपया आप अपने शौक को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर किबला को ले तो कृपया भी कह सकते हैं। कृपया इसका अर्थ होता है जो कि एक सम्मान सूचक संबोधन होता है। नवाब साहब ने सतृष्ण नेत्रों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देख करके दीर्घ निश्वास लिया और खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए। फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गई। मुंह में भराए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब तक नवाब साहब ने फांक को खिड़की के बाहर करके धोया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। यानी लेखक यहाँ पे ये कहना चाहता है कि खाने का एक नया अंदाज यहाँ देखने को मिला। कल्पना मात्र से पेट भर जाना, इस प्रकार का दिखावा नवाब साहब कर रहे थे।
नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और ओठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया। गर्व भरी निगाहों से लेखक की ओर देखता है। उनके इस प्रकार के हाव भाव और व्यवहार को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वे कह रहे हों कि यह है खानदानी रईसों का तरीका। जो खानदानी लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो इस प्रकार से ही सेवन करते हैं, खाते हैं। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। सिर खम करना मतलब सिर झुका लेना। जो मुहावरा है एक यहाँ पर सिर खम करना, यहाँ पर ये मुहावरा है। खानदानी तहजीब, तहजीब का अर्थ होता है सलीका और नफासत का मतलब होता है स्वच्छता और नजाकत का अर्थ होता है कोमलता। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। नवाब साहब ये जताना चाह रहे थे कि हम खानदानी रईस हैं, स्वच्छता के समर्थक हैं और कितने कोमल हैं कि खीरे जैसे अपदार्थ वस्तु को छीलकर खाने मात्र से ही थकान का अनुभव कर रहे हैं। इस प्रकार के बनावटी व्यवहार को देख रहे थे लेखक। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका, एक नया सुंदर तरीका जरूर कहा जा सकता है। परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? लेखक इस बात पर विचार कर रहे थे कि इस प्रकार के दिखावे के व्यवहार से खीरा बिना खाए उसकी गंध मात्र से क्या उदर की पूर्ति हो सकती है? नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द भी सुनाई दिया। नवाब साहब बड़ी डकार लेते हैं, जो इस बात का संकेत दे रही थी कि जैसे उनका पेट भर चुका हो। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया कि खीरा लजीज होता है। लजीज मतलब होता है सुंदर, स्वादिष्ट। लेकिन होता है शकील। शकील मतलब होता है आसानी से न पचने वाला। भारी होता है, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है, आमाशय पर वजन डालता है और पचता नहीं है। ज्ञान चक्षु खुल गए और लेखक को यह अंदाजा लगा, लेखक ने यह मान लिया कि ये है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? बिना खाए जब पेट भरा जा सकता है तो बिना विचार, शब्द और पात्रों की कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती? यही तो इस पाठ का प्रमुख व्यंग्य भी है। यहां पर यदि इसके प्रश्नों पर हम बात करें तो प्रथम प्रश्न इसमें दिया गया है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है? तो प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं कि लेखक को सेकंड क्लास के डिब्बे में आया देख करके एकांत में पालथी मारकर बैठे नवाब साहब की आंखों में असंतोष छा गया।
उनको ये स्वीकार ही नहीं हुआ कि उनके साथ कोई और भी इस डिब्बे में यात्रा करे। उन्होंने लेखक से बात भी नहीं की और उसकी ओर देखा भी नहीं। वे अनजान बनकर खिड़की से बाहर की ओर ही देखते रहे, साथ ही डिब्बे की स्थिति पर गौर करने लगे। इससे लेखक को यही लगा कि डिब्बे में बैठे नवाब साहब उनसे बातचीत करने के लिए बिल्कुल भी उत्सुक नहीं है। तो प्रश्न यहाँ पर यही था कि किन हाव भावों से ऐसा महसूस हुआ कि वो उनसे बातचीत करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, उत्सुक नहीं है। दूसरे प्रश्न पर यदि विचार करें तो देखिए, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका और अंततः सूंघकर ही खिड़की के बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके किस स्वभाव को इंगित करता है? प्रश्न पर आप गौर करेंगे। नवाब साहब ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे अपने आप को एक विशेष आदमी मानते होंगे। उनके मन में नवाबी प्रदर्शन करने का अहमपूर्ण भाव समाया होगा, जिससे उनकी नजाकत और अमीरी प्रकट हो सके कि वो कितने कोमल हैं और कितने रईस हैं। ये बात वो प्रकट करना चाहते हो। जब एकांत में बैठे खीरा खाने की तैयारी कर रहे थे, तभी लेखक के आने पर उन्हें अपनी नवाबी दिखाने का अवसर मिल गया। चाह रहे थे कि अपने इस व्यवहार को किसी को दिखाऊं, तो मौका भी उनको मिल गया और उन्होंने तरीके से खीरे को काटा, उन पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी, पाउडर बुरक दिया, छिड़क दिया। दुनिया की रीति से हटकर खीरे की फांकों को होठों तक ले जाकर उन्होंने सूंघा और फिर एक एक करके उन्हें खिड़की के बाहर फेंक दिया। इस प्रकार करके उन्होंने लेखक के मन पर अपनी अमीरी या नवाबी की धाक जमानी चाही थी। तो यहाँ पर ये हम इसका उत्तर दे सकते हैं। यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया है कि बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? तो प्रश्न पर आप ध्यान देंगे। बहुत ही सुंदर प्रश्न है। तो यहाँ पर हम अपना विचार यहाँ पर देना है। यदि आप देना चाहें तो हो सकता है आप लेखक के इस विचार से सहमत हों, हो सकता है आप लेखक के इस विचार से असहमत हो। तो कहानी के आधार पर यदि हम इसकी बात करें तो लेखक ने तो सिर्फ एक व्यंग्य के उद्देश्य से लिखा था, तो हम इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है, क्योंकि बिना विचार, घटना और पात्रों के अभाव में कहानी नहीं लिखी जा सकती। क्योंकि कहानी लिखने के लिए ये तीनों बातें आवश्यक होती हैं। बिना विचार के कहानी बन ही नहीं सकती, बिना घटना के कहानी का कथानक आगे नहीं बढ़ सकता और बिना पात्रों के माध्यम से कहानी कही नहीं जा सकती। इसलिए यशपाल जी का यह कथन नई कहानी पर व्यंग्य मात्र है। क्योंकि कहानी में कोई न कोई विचार का होना उद्देश्य के रूप में आवश्यक होता है, इसलिए हम यशपाल जी के इस विचार से सहमत नहीं हैं। यहाँ पर लें कि आप इस निबंध को जो लखनवी अंदाज शीर्षक से ये जो निबंध दिया गया है, और क्या नाम देना चाहेंगे आप इस निबंध को या कहानी को? तो जिस प्रकार से निबंध के या कहानी के नायक नवाब साहब का व्यवहार देखा, जिस प्रकार का वर्णन लेखक ने यहाँ पे किया, उन सभी बातों को देख करके हम इस कहानी को नया शीर्षक दे सकते हैं, दिखावे की जिंदगी।
किस प्रकार से लोग दिखावे का व्यवहार, आडंबर पूर्ण व्यवहार करते हैं और स्वयं को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो नवाब साहब के व्यवहार से प्रस्तुत कहानी में ये स्पष्ट भी हो जाता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है जो कि व्याकरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और क्रिया से संबंधित दिया गया है, और क्रिया से संबंधित प्रश्न हमसे परीक्षा में भी पूछा जाता है। 2 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। वाक्य से क्रियापद पहचान करके हमें परिभाषा लिखनी होती है। तो यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद छांटकर क्रिया के भेद भी लिखिए। तो अभ्यास के लिए बढ़िया तरीका है। तो पिछली कक्षा में क्रिया के अध्ययन के दौरान हमने पढ़ा क्रिया क्या होती है, क्रिया का मूल रूप क्या होता है, क्रिया के मुख्य रूप से भेद कितने होते हैं। तो क्रिया शब्द होता है ऐसा शब्द जिससे किसी कार्य का होना या करना पाया जाए। क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। प्रकारों की यदि बात करें तो 3 प्रकार क्रिया के बताए गए हैं। कर्म के आधार पर क्रिया, जिसके 2 रूप हैं, एक अकर्मक और दूसरी सकर्मक। रचना के आधार पर क्रिया के भेद, तो क्रिया के 8 भेद बताए गए हैं। जिसमें सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, कृदंत क्रिया, सजातीय क्रिया, सहायक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया आदि क्रियाएं उसमें दी गई हैं। और तीसरा जो भेद दिया गया है काल के आधार पर क्रिया के भेद, तो क्रिया को 3 रूपों में बांटा गया है, भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया और भविष्यत्कालिक क्रिया। तीनों के रूप हम पहचान सकते हैं कि क्रिया भूतकाल में संपन्न होने का बोध कराए या कार्य के बीते समय में संपन्न होने का बोध हो, वहां पर भूतकालिक क्रिया। चल रहे समय में कार्य का संपन्न होने का बोध हो, करने का बोध हो, वर्तमानकालिक क्रिया। भविष्य में या आने वाले समय में क्रिया के संपन्न होने या करने का बोध हो, वहां पर भविष्यत्कालिक क्रिया हो सकती है। तो यहाँ पर जो भेद दिए गए हैं इनमें आप कर्म के आधार पर क्रिया का भेद भी बता सकते हैं, रचना के आधार पर जो क्रिया के भेद दिए गए हैं वो भी बता सकते हैं, या फिर काल के आधार पर जो क्रिया के भेद दिए गए हैं वो भी हम इसमें बता सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम कोशिश यही करें कि कर्म के आधार पर जो क्रिया के भेद दिए गए हैं उन्हीं के आधार पर हम इसके भेदों का अध्ययन करें, बताएं। तो एक सफेद पोष सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। तो मारे बैठे यानी मारना, बैठना, यहाँ पर क्रिया शब्द दिया गया है। सफेद पोष सज्जन जो कि कर्ता का काम कर रहे हैं, बहुत सुविधा से जो कि क्रिया शब्द नहीं है। पालथी मारे बैठे थे, तो मारे बैठे थे जो शब्द है वो क्रिया है, और यहाँ पर आप इसको सकर्मक क्रिया का रूप दे सकते हैं। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया, तो यहाँ पर दिखाया शब्द क्या है, क्रिया शब्द है। सकर्मक क्रिया आप इसको कह सकते हैं ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। तो पुरानी यहाँ पर ये नहीं सोचें कि उपरोक्त दोनों उदाहरणों में अंतिम शब्द को हमने क्रिया के रूप में चयन किया, तो तीसरे वाक्य में भी हम अंतिम शब्द का ही चयन करें। तो यहाँ पर आप देखेंगे ठाली बैठे, तो बैठे शब्द यहाँ पर दिया गया, एक तो बैठना क्रिया है, करते रहना, कल्पना करते रहना, यहाँ पर ये शब्द भी क्या है, क्रिया। तो यहाँ पर यदि हम इस वाक्य में रचना के आधार पर क्रिया का भेद लें तो संयुक्त क्रिया आप इसमें दे सकते हैं, और यदि कर्म के आधार पर यदि हम क्रिया की बात करें तो अकर्मक क्रिया का रूप इसको हम कह सकते हैं। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे। वाक्य से हमें क्रियापद छांटना है और क्रियापद छांटकर उसके भेद को नामांकित करना है।
तो केले सफर का वक्त काटने, तो काटना जो शब्द दिया गया है यहाँ पर ये क्रियापद है। फिर यहाँ पर खीरे खरीदे होंगे, इस शब्द को लें तो इसको आप कर्म के आधार पर क्रिया में लें तो इसको सहकर्मक रूप दे सकते हैं, और यदि रचना के आधार पर क्रिया लें तो संयुक्त क्रिया का रूप इसे दे सकते हैं। काल के आधार पर यदि क्रिया का लें तो इसको भूतकालिक क्रिया या संभावना यहाँ पर व्यक्त की गई है, हेतुमद भूतकाल, इसको आप दे सकते हैं। हेतुमद भूतकाल का रूप है ये वाक्य। दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला, तो यहां पर भी देख सकते हैं काटना क्रिया शब्द है, गोद कर गोदना क्रिया है, निकाला क्रिया शब्द है। सकर्मक क्रिया का रूप इसे देख सकते हैं, और वैसे संयुक्त क्रिया है इसमें। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। संयुक्त क्रिया का उदाहरण आप इसको दे सकते हैं क्योंकि इसमें एक से ज्यादा क्रिया का प्रयोग हुआ है। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए, ये वाक्य जो दिया गया है इसमें से हमें खीरे की तैयारी से और इस्तेमाल से थक कर लेट गए, और अंतिम इसका वाक्य दिया गया है जेब से चाकू निकाला। जेब से चाकू निकाला वाक्य में निकाला जो शब्द दिया गया है ये क्रिया शब्द है, क्रियापद है, इसलिए ये सहकर्मक क्रिया का रूप हम इसे दे सकते हैं। अब यहाँ पर यदि बात करें कि सहकर्मक क्रिया सहकर्मक है या अकर्मक, इस बात का पता हमें कैसे लगे, तो दोस्तों वाक्य में मौजूद जो क्रिया शब्द दिया हुआ होता है उस क्रिया शब्द से पूर्व क्या या किसको लगाकर देखें। यदि उत्तर में आपको कुछ मिलता है तो क्रिया सहकर्मक है, और यदि उत्तर में कुछ नहीं मिलता है तो क्रिया अकर्मक है। और यहाँ पर जो शब्द दिया गया है उस शब्द पर जो क्रियापद दिया गया है निकाला, इससे पहले आप लगा कर देखिए कि क्या निकाला, चाकू निकाला, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि क्रिया कैसी है, सहकर्मक क्रिया। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो यहाँ तक आशा है कि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी। अब यहाँ पर इस पाठ से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की यदि बात करें तो एक प्रश्न यहाँ पर ले सकते हैं कि लखनवी अंदाज कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डालिए। क्या इसका शीर्षक सार्थक है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब हम दे सकते हैं कि लखनवी अंदाज कहानी शीर्षक व्यंग्य प्रधान है। इसमें सूक्ष्मता, कोमलता और झूठी शानो शौकत के नाम पर जीवन की वास्तविकता को नकारने का विरोध किया गया है। इस संदर्भ में लेखक ने यह बतलाया है कि लखनवी नवाब खीरा खाने के नाम पर केवल उसकी गंध और स्वाद का ही उपयोग कर डकार लेकर पेट भर जाने का एहसास करा देता है, परंतु उनका यह अंदाज कितना बनावटी है, कितना अवास्तविक है, कितना जीवन विरोधी है, और इस विरोध को प्रकट करने के लिए यह शीर्षक सार्थक जान पड़ता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कहानी के या निबंध के लिए जो शीर्षक दिया गया है लखनवी अंदाज, ये सार्थक है। तो आशा है आपको प्रस्तुत अध्याय में किसी प्रकार की किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा होगा। तो आज की इस कक्षा से मैं लक्ष्मीकांत शर्मा विदा लेता हूँ।
मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ। फिर मिलेंगे एक नए साहित्यकार की नई रचना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो और नमस्कार।